हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन ऑन दिस पॉलिटिकल साइंस नेट अचीवर्स यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट्स की। ये जो हम पीवाईक्यू और इम्पोर्टेंट फैक्ट्स मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, ये जो हमने सीरीज़ चलाई, इसका आज लगातार तीसरा लेक्चर है। और अगर आपने पहले वाले लेक्चर नहीं देखे तो उसका मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप एक बार उनको ज़रूर देखिए। ये एक तरह से आपकी एक रिवीजन भी हो जाएगी, क्योंकि अभी बहुत ही जल्द जो है कॉलेज कैडर पॉलिटिकल साइंस और बहुत सारे सब्जेक्ट्स का एग्ज़ाम जो है हिमाचल प्रदेश में आने वाला है। तो उन सब की रिविजन्स के लिए ये सारे लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल के साथ जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि आपको जितनी भी मैं वीडियोस डालता रहूं उसकी सबकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा वक्त न लेते हुए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है वो हम इंडो बांग्लादेश रिलेशंस वाज स्ट्रेन्ड बिकॉज, देखिए भारत और बांग्लादेश के रिलेशंस ज़्यादा तनावपूर्ण हैं। तो वो किस वजह से है? देखिए, तो तीस्ता रिवर वाटर डिस्ट्रीब्यूशन, जो तीस्ता रिवर वाटर डिस्ट्रीब्यूशन है, उस वजह से भारत और बांग्लादेश के रिलेशन जो काफ़ी तनावपूर्ण है। ठीक है, कई बार क्वेश्चन मैच करने के लिए भी आता है कि तीस्ता रिवर वाटर डिस्प्यूट जो किस देश के बीच में, तो ये इंडिया और बांग्लादेश के बीच में है। देखिए, इंडिया एंड बांग्लादेश शेयर 54 रिवर्स। ठीक है, ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपके लिए याद रखने के लिए ज़रूरी है कि कितने रिवर्स को शेयर करता है। 54 रिवर्स को शेयर करता है। एक जॉइंट रिवर कमीशन बनाया गया था 1972 में। ठीक है, जॉइंट रिवर कमीशन इंडिया और बांग्लादेश के बीच में 1972 में। और बायलैटरल ट्रीटी हुई थी 1996 में, जिसमें 30 साल के लिए जो पानी को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए एक एग्रीमेंट हुआ था भारत और बांग्लादेश के बीच में। ठीक है, एडहॉक वाटर शेयरिंग एग्रीमेंट हुआ था 1983 में। ठीक है, एलोकेशन ऑफ 39% एंड 36% ऑफ वाटर फ्लो रिस्पेक्टिवली। ठीक है, देखिए यहाँ पे भारत और बांग्लादेश के बीच में जो है पानी के डिस्ट्रीब्यूशन से लेकर ये आंकड़े सामने कि 39% जो वाटर है, ठीक है, वो भारत लेगा और 36% वाटर जो है वो बांग्लादेश लेगा। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट जो बायलैटरल ट्रीटी हुई है 1996 में 30 साल के लिए। ठीक है, ये भारत और बांग्लादेश के बीच में है। ठीक है, दूसरा हम देखते हैं, यहाँ पे अलग अलग शासन व्यवस्थाएं हैं। ठीक है, रिजीम्स हैं। ठीक है, देखिए जो हम संसदीय शासन की बात करते हैं, अध्यक्षात्मक शासन की बात करते हैं, तो लोकतंत्र में ये दोनों शासन अलग अलग होते हैं। ठीक है, संसदीय लोकतंत्र शासन में क्या होता है, जिसमें प्रधानमंत्री का नेतृत्व होता है। मतलब यहाँ पे देश का लीडर या देश का मुखिया कौन होता है? वो होता है आपका राष्ट्रपति होता है। लेकिन आपकी सरकार का मुखिया कौन होता है? वो आपका प्रधानमंत्री होता है। लेकिन हम अध्यक्षात्मक प्रणाली में बात करें तो राष्ट्रपति ही सरकार का भी नेता होता है और देश का नेता भी राष्ट्रपति ही होता है। ठीक है, इसमें एक कंपैरेटिव स्टडी हम यहाँ पे कर रहे हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए। ठीक है, दोनों में फ़र्क क्या है। वास्तविक और नामात्र मुखिया, जैसा कि हमने ऑलरेडी बताया कि जो आपका राष्ट्रपति, हमारे जो संसदीय शासन प्रणाली में जो राष्ट्रपति होता है वो देश का जो है नाममात्र मुखिया होता है। लेकिन वास्तविक पावर्स किसके हाथ में होती है? वो प्राइम मिनिस्टर के हाथ में होती है, मंत्रिपरिषद के हाथ में होती है। और मंत्रिपरिषद का मुखिया कौन होता है? वो प्रधानमंत्री होता है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे जो है वास्तविक और नाममात्र दो तरह के मुखिया पाए जाते हैं। लेकिन अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में जो है एक ही देश का एक ही प्रमुख होता है। यहाँ पे वास्तविक और नाममात्र, यहाँ पे नाममात्र नहीं होता बल्कि वास्तविक मुखिया एक ही होता है, वो है राष्ट्रपति। ठीक है, अगला हम देखते हैं कि संप्रभु सत्ता कहाँ पे होती है? संसद में निहित होती है। ठीक है, जब संसदीय शासन प्रणाली में बात करें। लेकिन अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की बात करें तो संप्रभु सत्ता जो है राष्ट्रपति में निहित होती है। राष्ट्रपति जो बिल्कुल संप्रभु होता है। विधायिका व कार्यपालिका में हमें सामंजस्य या कहीं ना कहीं एक अच्छा तालमेल देखने को मिलता है संसदीय शासन प्रणाली में। लेकिन अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की बात करें तो इसमें विधायिका, कार्यपालिका या आपकी न्यायपालिका, ठीक है, इन सब ये इसमें एक पृथक्करण है, एक सेपरेशन ऑफ पावर है। ठीक है, तीनों के अलग अलग पावर्स हैं। ठीक है, और एक दूसरे के उसमें पावर्स के कार्य क्षेत्र में कोई भी किसी तरीके का कोई भी इंटरफेरेंस नहीं है। ये हमें कहाँ देखने को मिलता है? अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में देखने को मिलता है। आगे हम देखते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट की अगर बात करें तो ये भारत शासन अधिनियम 1935 की हम बात करते हैं। देखिए 1935 में जो पारित हुआ था ये अधिनियम, ठीक है, और संसद का सबसे लंबा अधिनियम ये माना जाता है। इसमें कुल कितने अनुच्छेद थे? 321 अनुच्छेद थे और 10 अनुसूची इसमें थी। ठीक है, देखिए इसमें मेन प्रावधान क्या क्या थे। सबसे पहले गवर्नर जनरल को स्थायी अधिनियम बनाने का अधिकार था, ना कि अध्यादेश बनाने का। जैसे हम देखते हैं कि अध्यादेश जो ऑर्डिनेंस है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1, 2, 3 मतलब 123 में जो है राष्ट्रपति के द्वारा अध्यादेश तब बनाया जाता है या तब लाया जाता है जब जो संसद का सत्र नहीं हो रहा होता है। लेकिन 1935 का जो एक्ट था उस वक्त जो है गवर्नर जनरल को ये पावर दी गई कि आप स्थायी अधिनियम बना सकते हैं, लेकिन आप ऑर्डिनेंस नहीं ला सकते, अध्यादेश नहीं ला सकते। केंद्र में द्वैध शासन की व्यवस्था की गई थी। ठीक है, और केंद्र में सदनों वाली विधायिका, संघ सभा तथा राज्य परिषद की व्यवस्था की गई थी। ठीक है, और अगर हम विषयों की बात करें
तो विषय के रूप में शिक्षा जो है वो केंद्रीय व्यवस्थापिका के पास थी, ठीक है। अवशिष्ट शक्तियाँ किसके पास थी? केंद्र के पास थी, बिल्कुल। और केवल मुस्लिम समुदाय को ही पृथक प्रतिनिधित्व प्राप्त था इस एक्ट के द्वारा। आसियान के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स यहाँ पे सामने हमें देखने को मिलते हैं। देखिए, आसियान जो 8 अगस्त 1967 को जो है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन के तौर पर जो है ये उभर कर सामने आता है, ठीक है, जिसमें इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर एंड थाईलैंड, ये 5 इसके संस्थापक देश थे। इसका मैंने एक छोटा सा ट्रिक बनाया है कि 1967 में मैं IPS था। देखिए 1967 जब आसियान बना, मैं का मतलब म्यांमार, ठीक है, सॉरी मलेशिया, IPS, ठीक है, इंडोनेशिया, P फॉर फिलीपींस, S फॉर सिंगापुर एंड Th फॉर थाईलैंड, ठीक है। मलेशिया, इंडोनेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर एंड थाईलैंड। ये एक छोटा सा ट्रिक है क्योंकि कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि संस्थापक देश इसमें से कौन कौन से थे या कौन कौन से नहीं थे। इसके बाद जो जुड़े हुए देश थे वो और ब्रूनेई जुड़ा, कंबोडिया, लाओस, म्यांमार, बर्मा एंड वियतनाम। तो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में कि ये देश कब कब जुड़े, ठीक है, आसियान में। आसियान के संदर्भ में कुछ और चीज़ें अगर हम देखें तो आसियान बन के क्यों आया था सामने? देखिए, इट्स एम वाज इंक्लूडिंग एक्सेलरेटिंग इकोनॉमिक ग्रोथ, ठीक है, इकोनॉमिक ग्रोथ को एक्सेलरेट करना था, उसको बढ़ाना था, सोशल प्रोग्रेस एंड सोशियो कल्चरल एवोल्यूशन अमंग इट्स मेंबर, ठीक है, इसके जो भी मेंबर्स देश हैं वहाँ पे सोशल और इकोनॉमिक ग्रोथ करना था, ठीक है, कल्चरल ग्रोथ करना था, एंड प्रोटेक्शन ऑफ रीजनल पीस एंड स्टेबिलिटी, ठीक है, एंड अपॉर्चुनिटीज़ फॉर मेंबर कंट्रीज टू रीस्टोर डिफरेंस पीसफुली, ठीक है। तो ये इम्पॉर्टेंट है कि आसियान, कई बार पूछा जाता है कि आसियान जो ऑर्गेनाइजेशन बनी है देशों की, इसका मकसद क्या है मेन, ठीक है। तो कहीं ना कहीं एक इकोनॉमिक ग्रोथ करने के लिए और सोशियो इकोनॉमिक और कल्चरल एवोल्यूशन के लिए, ठीक है, इसके लिए जो है कहीं ना कहीं आसियान को बनाया गया है, ठीक है। मंत्रिमंडलीय शासन प्रणाली की अगर हम बात करें, जिसमें एक समूह होता है, ठीक है, जो सरकार की नीतियों पर सामूहिक रूप से निर्णय लेता है, ठीक है। मंत्रिमंडलीय शासन प्रणाली क्या होती है? एक ऐसा समूह होता है जो सरकार की नीतियों पर सामूहिक रूप से निर्णय लेता है और जो सामूहिक रूप से संसद के प्रति उत्तरदायी भी होता है। कार्यपालिका शक्तियाँ किसी एक व्यक्ति में नहीं होती इसमें, बल्कि वो मंत्रिमंडल या कैबिनेट नाम की एक समिति में निहित होती है। इसे मंत्रिमंडलात्मक शासन भी कहते हैं। इसे कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी रहती है इसमें, ठीक है। जैसे ये एक तरह से आप यूँ समझिए कि कहीं ना कहीं पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की ही बात की जा रही है, जिसमें क्या होता है, मंत्रियों का एक समूह होता है, ठीक है, ग्रुप ऑफ लीडर्स होता है, जिसमें गवर्नमेंट की सारी शक्तियाँ जो होती हैं, ठीक है, वो इंपॉर्टेंट नीतियों पे वो डिसीजन लेते हैं सामूहिक रूप से, और कहीं ना कहीं एक दूसरे के प्रति वो सामूहिक रूप से उत्तरदायी रहते हैं संसद के प्रति, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें हमें देखने को मिलती है मंत्रिमंडलीय शासन प्रणाली में, ठीक है। आगे हम देखते हैं, यहाँ पे कुछ किसान संगठन है, ठीक है, और आगे ये बताया गया, मैच करने के लिए था ये क्वेश्चन कि कौन से राज्य में ये किसान संगठन है। तो शेतकारी संगठन ये कौन से राज्य में है? ये महाराष्ट्र में है। भारतीय किसान संघ कहाँ पे है? ये गुजरात में है। समता संगठन ये ओडिशा में, और किसान मजदूर संगठन ये वेस्ट बंगाल में निहित है। तो देखिए, कई बार जो मैच करने के लिए बहुत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये जितने भी जो आपके पीजेंट मूवमेंट हुए या किसान आंदोलन हुए और कौन कौन से किसान संगठन बने हुए हैं, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा कि किसान आंदोलन किन किन राज्यों में कब कब हुए हैं और किसान संगठन कौन सा संगठन किस राज्य में पाया जाता है, ठीक है। डू यू नो कि संसद में विधायन के अधीनस्थ किसी भी क्षेत्र में अनुसूचित क्षेत्र में घोषणा करने का अधिकार किसको दिया गया है? वो राष्ट्रपति है, ठीक है। राष्ट्रपति के पास ये अधिकार है कि वो किसी भी क्षेत्र को जो अनुसूचित क्षेत्र में जो घोषणा कर सकता है, ठीक है। और संघ की जो कार्यपालिक शक्तियाँ हैं, ठीक है, कार्यपालिक शक्ति जो संघ की वो अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में संबंधित राज्यों को निर्देश देने तक विस्तारित होगी, ठीक है। और जो अनुसूचित क्षेत्र वाले राज्यों की सरकार को जो होती है वो ऐसे लोगों में प्रशासन के बारे में राष्ट्रपति को रिपोर्ट जमा करनी पड़ती है। ऐसे क्षेत्रों में प्रशासन के बारे में राष्ट्रपति को रिपोर्ट जमा करनी पड़ती है, किसको? अनुसूचित क्षेत्र वाले राज्यों की सरकार को, ठीक है। मतलब जो भी जिस राज्य को या जिस क्षेत्र को एक बार राष्ट्रपति के द्वारा अनुसूचित घोषित कर दिया जाए, वहाँ की सरकार को जो है रिपोर्ट पेश करनी पड़ती है, किसको? राष्ट्रपति को, ठीक है, उस क्षेत्र में प्रशासन के संदर्भ में, ठीक है। आगे हम देखते हैं, नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, दैट इन विच रिपोर्ट साइटेड दैट अनजस्ट ग्लोबल ट्रेड रिजीम, ठीक है, जो भी एक जो अनजस्ट ग्लोबल ट्रेड हो रहा है, ठीक है, प्राइमरी कॉज इन इंक्रीजिंग ग्लोबल इनइक्वालिटीज़, ठीक है, कहीं ना कहीं जो ग्लोबल इनइक्वालिटी, एक जो वैश्विक असमानता फैल रही है वो किस वजह से? एक अनजस्ट ग्लोबल ट्रेड की वजह से, ठीक है, ये सब हो रहा है। तो ये किस रिपोर्ट में बताया गया है? ये बताया गया ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2005 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि किसने गुट निरपेक्षता को गठबंधनों से पृथक रखने की नीतियों के रूप में परिभाषित किया है, ठीक है, कि गुट निरपेक्षता क्या है? गठबंधनों से पृथक रहने की नीति है, ठीक है। तो ये किसने कहा है? ये
जैसे हु डिफाइन नॉन अलाइनमेंट एज अ पॉलिसी ऑफ कीपिंग आउट ऑफ अलाइंसेस, तो ये जॉर्ज श्वार्ज़बर्गर ने ये कहा है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट है नाफ्टा के बारे में। देखिए नाफ्टा क्या है, नाफ्टा एक ऑर्गेनाइजेशन है एक अलग कंट्रीज़ की, ठीक है। नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है ये, और ये इसमें कौन कौन से देश है, यूएसए है, कनाडा है, मैक्सिको है। ये बहुत बारी क्वेश्चन पूछा जाता है कि नाफ्टा में कौन कौन से देश हैं, ठीक है। तो यूएसए, कनाडा और मैक्सिको के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ है जिसको नॉर्थ अमेरिका फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कहा जाता है। और ये क्यों क्रिएट किया गया है, क्रिएटिंग अ ट्राइलेटरल रूल बेस्ड ट्रेड ब्लॉक इन नॉर्थ अमेरिका। द एग्रीमेंट केम इनटू एग्जिस्टेंस, इन कब आया था ये आया 1 जनवरी 1994 को। तो ईयर पूछा जा सकता है डायरेक्टली, और इसके मेंबर्स पूछे जा सकते हैं, और इसका मेन पर्पस पूछा जा सकता है कि क्यों बनाया गया था ये नाफ्टा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, ट्रू स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग रियलिज्म। ट्रू स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग रियलिज्म। देखिए थुसिडाइड्स इज कॉल्ड द फर्स्ट क्लासिकल रियलिस्ट। रियलिज्म क्या होता है, यथार्थवाद, ठीक है, जिसमें कहीं ना कहीं ये रियलिटी को जो है फोकस किया जाता है, आइडियलिज्म को छोड़कर रियलिज्म मतलब आदर्शों को छोड़कर अब वास्तविकताओं की तरफ ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। और थुसिडाइड्स जो है ही इज़ कॉल्ड एज द फर्स्ट क्लासिकल रियलिस्ट। जो पहला आपका जो क्लासिकल रियलिस्ट है वो किसको कहा जाता है, थुसिडाइड्स को माना जाता है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और पावर इज़ द की टू द इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। रियलिज्म के अंतर्गत ये माना जाता है कि पावर जो है मेन मुद्दा है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में। मतलब जितने भी तमाम देश हैं पूरे वर्ल्ड के, ठीक है, जितने भी देश हैं वो सारे किस चीज़ के लिए काम कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा पावर को गेन करने के लिए। कहीं ना कहीं पावर का इस्तेमाल क्यों किया जा रहा है, पावर को गेन करने के लिए, ठीक है। ये रियलिज्म के अंतर्गत माना जाता है। और मेन गोल ऑफ स्टेट इज़ सर्वाइवल। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में रियलिज्म ये मानता है कि किसी एक पर्टिकुलर स्टेट का जो मुख्य मुद्दा क्या है, वो कहीं ना कहीं एक सर्वाइवल, अपनी एक सर्वाइवल के लिए जो हर देश जो है पावर को गेन करना चाहता है। और ऑल स्टेट्स पोसेस पावर टू इन्फ्लिक्ट सम हार्म ऑन इट्स नेबर्स। मतलब जितने भी स्टेट्स हैं वो कहीं ना कहीं ज़्यादा से ज़्यादा पावर्स को जो है पोसेस करना चाहते हैं, ठीक है। और कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से अपने पड़ोसियों को वो इन्फ्लिक्ट हार्म करते हैं, ठीक है, पावर्स के माध्यम से जो कहीं ना कहीं उनको दबाव बनाने की कोशिश करते हैं। और रियलिस्ट थिंक्स दैट ह्यूमन काइंड इज सेल्फ सेंटर्ड, ठीक है। रियलिज्म के अंतर्गत क्या माना जाता है, जो मनुष्य वो कैसा है, वो एक सेल्फ सेंटर्ड है, ठीक है, एंड कम्पिटिटिव। उसमें जो है कहीं ना कहीं कंपटीशन की भावना है। अब एक जब इंडिविजुअल ऐसा हो सकता है तो कहीं ना कहीं सेल्फ सेंटर्ड, जो एक इंडिविजुअल से लेके एक देश भी कहीं ना कहीं सेल्फ सेंटर्ड होता है। कहीं ना कहीं उसमें भी कंपटीशन की भावना होती है, एक दूसरे से आगे निकलने की भावना होती है, राइट। एंड स्टेट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्टर, ठीक है। और इस कॉन्टेक्स्ट में क्या देखते हैं कि स्टेट क्या है, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में एक इंपॉर्टेंट एक्टर के तौर पर काम करता है अंडर रियलिज्म, ठीक है। It is unitary and autonomous because it's speak and act with one voices, ठीक है। ये कहीं ना कहीं एक autonomous माना है, ठीक है, यूनिटरी माना है, क्योंकि इसमें जो है देखिए किस तरीके से एक कहीं ना कहीं एक वॉइस में काम किया जाता है, ठीक है। पावर ऑफ द स्टेट इज़ अंडरस्टूड, ठीक है, इन टर्म ऑफ मिलिट्री कैपेबिलिटीज़। जिस देश के पास मिलिट्री कैपेबिलिटीज़ ज़्यादा है, ठीक है, कहीं ना कहीं उसको ज़्यादा पावरफुल माना जाता है, ठीक है। या मतलब पावर के अलग अलग पैरामीटर्स होते हैं कि आप किस कॉन्टेक्स्ट में पावर को मानेंगे कि कोई देश जो है ज़्यादा पावरफुल हो सकता है अगर उसके पास अच्छी मिलिट्री है, एक अच्छी लीडरशिप है, एक अच्छी पॉपुलेशन है, अच्छे नेचुरल रिसोर्सेज हैं, ठीक है। ये सब बहुत सारे पैरामीटर्स हैं जो कहीं ना कहीं नेशनल पावर्स को जो है डिफाइन करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं, यहाँ इंपॉर्टेंट बुक्स पूछी गई है, ठीक है, जो कि पूछी गई थी मैच करने के लिए, ठीक है। और आपने बताना था कि कौन कौन सी बुक जो है किसने लिखी हुई। तो देखिए स्टेट पॉलिटिक्स इन इंडिया, बहुत बार बुक पूछी गई है और पूछी भी जाती है हर बार, तो आपने याद रखना और इसका ईयर जो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। स्टेट पॉलिटिक्स इन इंडिया, ये मायरन वीनर की बुक है, ठीक है। लैंग्वेज रिलीजन एंड पॉलिटिक्स इन नॉर्थ इंडिया, ठीक है, नॉर्थ इंडिया में लैंग्वेज और रिलीजन, ठीक है, लैंग्वेज और रिलीजन की राजनीति नॉर्थ इंडिया, ये पॉल आर ब्रास की बुक है, कब आई है मुझे बताइए। और रीजनल रिफ्लेक्शन कंपेयरिंग पॉलिटिक्स अक्रॉस इंडियन स्टेट, ये RM जेनकिंस की बुक है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बुक है ये इंडियाज़ साइलेंट रेवोल्यूशन। ये बुक बहुत बार मैंने खुद भी फेस की है, बहुत बार एग्ज़ाम में जो है ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इंडियाज़ साइलेंट रेवोल्यूशन, द राइज ऑफ लो कास्ट इन द नॉर्थ इंडियन पॉलिटिक्स, ये जो है क्रिस्टोफर जेफरलॉट की बुक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, नेक्स्ट इज़ ऑल्सो अबाउट आसियान। आसियान के बारे में पहले भी हमने अभी बात की है। तो देखिए इसमें क्या कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है आसियान के बारे में। फर्स्ट आसियान इंडिया समिट
फर्स्ट इंडियन आसियान समिट कब हुआ था? ये नवंबर 2002 में हुआ है और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है, ठीक है। तो आपने याद रखना नवंबर 2002 में जो फर्स्ट आसियान इंडियन समिट हुआ है। और आसियान डिक्लेयर्ड साउथ ईस्ट एशियन न्यूक्लियर वेपन फ्री जोन इन कब? 1995 में कहीं ना कहीं आसियान ने जो साउथ ईस्ट एशिया को जो है न्यूक्लियर वेपन फ्री जोन जो है डिक्लेयर किया 1995 में, ठीक है। तो दो इंपॉर्टेंट डेट्स हैं यहाँ पे 1995 और 2002, ठीक है। ASEAN is working to remove trade barriers and develop economic relationship with China, Japan and South Korea। तो देखिए ASEAN+3 तो आपने सुना ही होगा, ठीक है। ASEAN+3 का मतलब क्या था कि आसियान के साथ जो 3 देश और हैं जिनके साथ जो आसियान क्या कर रहा है, ठीक है। आसियान की जो कंट्रीज़ है, ठीक है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, ये जो कंट्रीज़ है वो क्या कर रही हैं, ये चाइना, जापान और साउथ कोरिया के साथ जो है इकोनॉमिक रिलेशन बिल्डअप करने की कोशिश कर रहे हैं। और जो ट्रेड को लेकर जो बैरियर्स है उन बैरियर्स को हटाने की कोशिश की जा रही है आसियान के द्वारा। किन किन देशों के साथ? ये है ASEAN+3 में क्या आता है? चाइना, जापान एंड साउथ कोरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? और आसियान बना कब था? जैसे कि मैंने आपको बताया कि 8 अगस्त 1967 को जो आसियान जो है बना है, ठीक है। आसियान इज़ अ पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन। कैसी ऑर्गेनाइजेशन है ये? एक पॉलिटिकल और इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, ऑफ 10 साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़, ठीक है। कितनी? साउथ ईस्ट एशिया की जो है इसमें 10 कंट्रीज़ है। और मैंने आपको बताया कि इसकी जो संस्थापक कंट्रीज़ थी वो 5 थी, ठीक है। 1967 में IPS था, ठीक है। M फॉर मलेशिया, I फॉर इंडोनेशिया, P फॉर फिलीपींस, S फॉर सिंगापुर एंड Th फॉर थाईलैंड, ठीक है। तो ये 5 इसके संस्थापक देश थे जो 8 अगस्त 1967 में जिन्होंने आसियान को बनाया है, ठीक है। राज्य एक स्वाभाविक व आवश्यक संस्था है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। राज्य को जो है कहीं ना कहीं एक आवश्यक संस्था माना गया है और एक स्वाभाविक संस्था माना गया है। राज्य का जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व है वो क्या माना जाता है? संप्रभु सत्ता। जैसे कि आपको पता है कि एक जो स्टेट होता है उसके 4 एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं पॉपुलेशन की बात की जाती है, टेरिटरी की बात की जाती है, गवर्नमेंट एंड सोवरेनिटी की, ठीक है। इन 4 एलिमेंट्स को मिला के क्या बनता है? एक राज्य बनता है। लेकिन इन 4 एलिमेंट्स में सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट कौन सा माना जाता है? वो आपकी सोवरेनिटी, संप्रभु सत्ता, ठीक है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो सामाजिक संविदा के विचार को नए रूप में किसने पुनर्जीवित किया? रॉल्स। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है और आपने इसको याद रखना है कि रॉल्स ने जो है कहीं ना कहीं आधुनिक कॉन्टेक्स्ट में जो सामाजिक समझौते सिद्धांत को कहीं ना कहीं एक नए रूप में पुनर्जीवित किया है, ठीक है। अब रॉल्स की बुक थी, क्या थी? वो थी थियरी ऑफ जस्टिस इन 1971, ठीक है। 1971 में इनकी बुक आती है थियरी ऑफ जस्टिस। इसमें न्याय की सर्वसम्मत प्रक्रिया निर्धारित करने सामाजिक अनुबंध की तर्क प्रणाली का अनुसरण किया है, ठीक है इन्होंने। इसके अनुसार न्याय के 3 नियम इसी क्रम में स्वीकार किए जाएंगे। किस क्रम में? वो इस क्रम में स्वीकार किए जाएंगे कि जैसे न्याय क्या है, ठीक है, समान स्वतंत्रता का नियम, ठीक है, अवसर की उचित समानता का नियम और भेद मूलक नियम, ठीक है। इन सब तीनों नियमों के अनुसार जो आपके न्याय की स्थापना की जाएगी, ठीक है। नाउ अगर हम आगे बात करेंगे शॉपकीपर डिप्लोमेसी क्या होती है। शॉपकीपर डिप्लोमेसी, दुकानदारी जो आपकी कूटनीति है, ठीक है, इट इज़ बेस्ड ऑन पीसफुल अप्रोच। ये एक पीसफुल अप्रोच मानी जाती है, एक शांति प्रिय अप्रोच मानी जाती है, ठीक है। इट इज़ अ मीन्स ऑफ डिप्लोमेसी फॉर मेंटेनिंग पीस थ्रू कॉम्प्रोमाइज़, ठीक है। ये एक ऐसा तरीका है जिसके द्वारा मतलब क्या किया जाता है, देखिए कॉम्प्रोमाइज़ करके कहीं ना कहीं जो है शांति को स्थापित करने की कोशिश की जाती है। एक ऐसी डिप्लोमेसी है, ठीक है। इट इज़ बेस्ड ऑन द साउंड बिजनेस प्रिंसिपल्स मॉडरेशन, ठीक है, संतुलन के अच्छे व्यवसाय के सिद्धांत पर जो शॉपकीपर डिप्लोमेसी है वो आधारित है। द शॉपकीपर डिप्लोमेसी इज कैरेक्टराइज एज, ये प्रैक्टिकल डिप्लोमेसी है, ठीक है, ओपन माइंडेड डिप्लोमेसी है एंड इट्स कंप्रोमाइजिंग डिप्लोमेसी है ये, ठीक है। इसमें क्या किया जाता है, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि आपके बीच में कितने भी विवाद क्यों ना हो, ठीक है, उनका जो एक पीसफुल कहीं ना कहीं एक रेजोल्यूशन निकालने की कोशिश की जाती है, एक कंप्रोमाइज़ करके कहीं ना कहीं आपके बीच एक शांति स्थापित करने की कोशिश की जाती है। इसी को जो कहीं ना कहीं एक शॉपकीपर डिप्लोमेसी या दुकानदारी कूटनीति कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, यहाँ पे भी देखिए आइडियाज़ हैं, बुक्स हैं, ठीक है। जो कांग्रेस सिस्टम की बात किसने की है? रजनी कोठारी ने। इंडियन पॉलिटिक्स में कांग्रेस सिस्टम की बात जो है रजनी कोठारी ने इनकी बात की है। और थर्ड इलेक्टोरल सिस्टम, ये योगेंद्र यादव की बुक है, ठीक है, थर्ड इलेक्टोरल सिस्टम। और एक बुक है देखिए डिसइंटीग्रेशन ऑफ कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन। इसका मुझे राइट आंसर मिल नहीं रहा था, मैंने आपके ऊपर छोड़ा है, आप मुझे इसका जो राइट आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में, ठीक है, कि किसकी बुक है ये, ठीक है। एंड पोस्ट कांग्रेस पॉलिटी, ये योगेंद्र यादव की बुक है। एंड द प्रोडक्शन ऑफ हिंदू मुस्लिम वायलेंस इन कंटेम्प्रेरी इंडिया, द प्रोडक्शन ऑफ हिंदू मुस्लिम वायलेंस, ठीक है, इन कंटेम्प्रेरी इंडिया, ये बुक किसकी है? पॉल रिचर्ड ब्रास की ये बुक है, ठीक है। लास्ट बट नॉट लीस्ट कोटेशन ऑफ दिस वीडियो दैट वर्तमान समय में वर्तमान समाज के संबंध में अगर हम बात करें तो जाति प्रणाली की यहाँ पे बात की जा रही है, ठीक है। जाति प्रणाली एवं इसके साथ जो कुछ भी है
वे असंगत, प्रतिक्रियावादी, प्रतिबंधात्मक और प्रगति में बाधाएं हैं। ठीक है, जाति को जो है असंगत माना गया है, प्रतिक्रियावादी माना गया, प्रतिबंधात्मक माना गया है और इसको जो है कहीं ना कहीं डेवलपमेंट में या प्रगति में जो एक बाधा के तौर पर माना गया है। तो जाति के ऊपर इस तरह की कोटेशन किसने दी है? ये जवाहरलाल नेहरू ने दी है। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू वॉज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया और इन्होंने ये इंपॉर्टेंट बात कही है। तो कोटेशन भी बहुत बार पूछी जाती है डायरेक्ट एग्जाम्स में। तो ये कुछ था आज के इस वीडियो में, बहुत कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं ये। मुझे यकीन है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा और आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होने वाला है ये वीडियो। अगर आप मेरे चैनल के साथ फर्स्ट टाइम जुड़े हैं, पहली बार हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद।